हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर धातु और अधातु का क्विक रिवीजन करते हैं। इसमें से हम लोग जो है पार्ट 1 को पहले कर चुके थे, अब उसी का हम लोग पार्ट 2 को करेंगे। तो इसमें से क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यौगिक एक्स तथा एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। तो यौगिक एक्स को पहचान करें और इस अभिक्रिया का नाम देना है आपको। जो रेलवे ट्रैक है उसको जोड़ने के लिए यौगिक एक्स तथा एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। आपको पता है कि वह यौगिक एक्स कौन है। तो यौगिक एक्स जो है वह Fe2O3 है। Fe2O3 और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और साथ ही साथ Al2O3 देते हैं और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह जो विस्थापन अभिक्रिया है यानी Fe को डिस्प्लेस कर देगा और साथ ही साथ ऊष्मा भी होगा। इसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से क्या है, तो यौगिक एक्स का क्या नाम है, आपको पता होगा। यौगिक एक्स का नाम आयरन ऑक्साइड है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड Fe2O3। उस अभिक्रिया का क्या नाम होगा, तो आपको पता है कि आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया जब एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं तो विशाल मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और इस अभिक्रिया को थर्मीट अभिक्रिया के नाम से जानता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह रासायनिक अभिक्रिया का नाम होगा थर्मीट अभिक्रिया। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यौगिक एक्स का नाम आयरन ऑक्साइड है और उस अभिक्रिया का नाम थर्मीट अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भर्जन क्या है। एक उदाहरण दे। भर्जन क्या है उसका उदाहरण देना है। भर्जन किसको बोलेंगे और निस्तापन किसको बोलेंगे, यहाँ भर्जन के बारे में पूछा जा रहा है। तो भर्जन जो सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ZnS जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फाइड है, ये सल्फेट नहीं सॉरी सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे और फिर यह क्या होगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को दिखा देंगे। जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन है, जिंक ऑक्साइड और यही है सल्फाइड अयस्क, यह ऑक्साइड अयस्क। यानी सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर यह ऑक्साइड अयस्क में बदलता है। इस प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, निस्तापन किया है। चलिए वही आ गया, कैल्किनेशन, निस्तापन। निस्तापन किसको बोलेंगे, अभी तो भर्जन था, अब निस्तापन आ गया। कह रहे क्या, निस्तापन किया है, उदाहरण भी देना है। तो यहाँ जो कार्बोनेट अयस्क होता है ना, कार्बोनेट अयस्क को जो है वायु की अनुपस्थिति में, कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर यह ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन कहते हैं। तो भर्जन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, निस्तापन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। उसमें सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है, इसमें कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है। तो यह लिखेंगे, निस्तापन का आप डिफिनेशन देंगे। कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में या सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड अयस्क में बदलने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट अयस्क है, इसको हीट कर रहे हैं, ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कैल्किनेशन, निस्तापन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज और अयस्क में अंतर लिखे। आपको बताना है खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। खनिज किसको बोलेंगे, आपको पता है कि पृथ्वी के भूपर्पटी परत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। और फिर जो है खनिज जो होता है, खनिज सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है और सभी खनिज अयस्क नहीं है।
लेकिन देखो अयस्क जो है, सभी अयस्क खनिज है, और अयस्कों से धातु का निष्कर्षण होता है। या फिर अयस्क किनको बोलेंगे, वे खनिज जिनसे धातु आसानी से प्राप्त हो जाता है उनको हम लोग अयस्क कहते हैं। तो ये खनिज और अयस्क में अंतर था। एक बार फिर से कर देते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी परत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। अयस्क किनको बोलेंगे, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण आसानी से होता है उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। देखिए, सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है, लेकिन सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण होता है। सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क खनिज है। यह खनिज और अयस्क में अंतर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्जन और निस्तापन में अंतर। वही आ गया। अभी आपको भर्जन और निस्तापन में अंतर बताना है। रोस्टिंग में और कैल्किनेशन में अंतर बताना है। भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है, तो अभी आप लिखेंगे, भर्जन में लिखेंगे, इस प्रक्रिया में क्या होता है, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन में लिखोगे, इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। फिर लिखोगे, इस प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है। फिर इसमें लिखोगे, इस प्रक्रिया में कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है। यह भर्जन और निस्तापन का अंतर था। और दोनों का एक एक रिएक्शन डाल देंगे, जैसे अभी बताए। भर्जन का जो रिएक्शन है वो क्या है, जिंक सल्फाइड है, ZnS दोगे, O2 दोगे, वहाँ से वह फिर जो है सल्फाइड जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, और फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में चला जाएगा। और उसी तरह से यहाँ जिंक कार्बोनेट दोगे, कार्बोनेट अयस्क का, तो उसको जब तोड़ोगे तो वह जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा। तो यह था आपका भर्जन और निस्तापन में अंतर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें, संक्षारण को परिभाषित करें। संक्षारण से बचने के 2 उपाय लिखे। आपको संक्षारण के बारे में बताना है। जो संक्षारण क्या है उसको परिभाषित करना है, और उससे बचने के लिए 2 उपाय भी बताना है। तो संक्षारण क्या है, करें कि जब कोई धातु वायु तथा नमी के संपर्क में आते हैं तो वह धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अम्ल नमी आर्द्रता के संपर्क में आते हैं तो वह धीरे धीरे संक्षारित होने लगते हैं, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, यसद लेपन करना चाहिए। यसद लेपन का अर्थ होता है जिंक का परत चढ़ा देना चाहिए धातु के ऊपर, ताकि उसमें आसानी से जंग न लगे। पेंट कर, जो भी धातु होते हैं उसको हम लोग पेंट करते हैं, लोहे की जो बनी वस्तु होती है उसको पेंट करते हैं, ताकि संक्षारित नहीं हो, संक्षारण से बचाव के लिए। ग्रीस लगाकर, यानी धातु के ऊपर ग्रीस को लगा करके जो है हम लोग संक्षारण से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मिश्र धातु या मिश्रातु किसे कहते हैं, इनके 2 नाम तथा उपयोग बताइए। इसका 2 नाम और उपयोग बताना है, कहाँ इसका उपयोग होता है। तो चलिए, मिश्रातु किसको कहते हैं, मिश्र धातु किसको कहते हैं। कह रहे कि जब 2 या 2 से अधिक धातु को, यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं का सममांगी मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु, 2 मिश्र धातु का नाम बताना है। जैसे इस्पात हो गया, पीतल हो गया, यह मिश्र धातु है। पीतल का निर्माण कहाँ होता है, बर्तनों के निर्माण में, जैसे हम लोग बहुत सारे पीतल का बर्तन देखते हैं। इस्पात का यूज कहाँ होता है, जहाज तथा वाहनों के निर्माण में इस्पात का यूज होता है। तो यह आपका मिश्र धातु है, मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर जो है 2 मिश्र धातु का नाम पूछ रहा था, तो आप बता दिए कौन कौन है। आपका पीतल है, इस्पात है, यह सब मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। धातु निष्क्रमण प्रकरण में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है, क्यों। कह रहा है कि धातु के निष्कर्षण के लिए जो कार्बोनेट अयस्क है, जो सल्फाइड अयस्क है, उन अयस्कों को ऑक्साइड अयस्क में क्यों बदला जाता है, क्या कारण है। तो आपको पता होगा कि किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उसके ऑक्साइड अयस्क से प्राप्त करना आसान होता है। जब भी कोई धातु है, अगर वह धातु ऑक्साइड अयस्क में है, आप आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं शुद्ध धातु के रूप में, जबकि सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क में प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यही कारण है कि किसी धातु को उनके सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क से पहले ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है, और ऑक्साइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण आसान होता है।
इसलिए उपचयन से पहले धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदल लेना आवश्यक होता है। तो इसका मूल रीजन ये था कि धातु का जो है निष्कर्षण ऑक्साइड एस्क से आसानी होता है। यही कारण है कि पहले सल्फाइड और कार्बोनेट एस्क को ऑक्साइड एस्क में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड, कैथोड एवं इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? आप देखे होंगे कि जो तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में जो एनोड और कैथोड होता है और जो विद्युत अपघट्य होता है वह क्या क्या है? एनोड किसको बोलेंगे? जो अशुद्ध तांबा के जो छड़ है उसको एनोड बोलते हैं। अशुद्ध तांबे की छड़ को एनोड बोलते हैं। और कैथोड किसको बोलेंगे? जो शुद्ध है उसको हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं। शुद्ध तांबे की छड़ को कैथोड कहते हैं। और विद्युत अपघट्य किसको बोलेंगे? तो धातु के लवण विलयन को विद्युत अपघट्य बोलेंगे। उसमें जो धातु का लवण विलयन लिया उसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो यह था एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य। एनोड किसको बोलेंगे? अशुद्ध तांबे की छड़ को एनोड बोलेंगे, शुद्ध तांबे की छड़ को कैथोड बोलेंगे। विद्युत अपघट्य क्या है? धातु के लवण विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं। कर एल्यूमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? कर एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी उसका उपयोग हम लोग खाना बनाने बर्तन में करते हैं, आखिर क्या रीज़न है? देखिए, निम्नलिखित कारणों से हम लोग जो एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। एल्यूमिनियम आसानी से संक्षारित नहीं होता है, ठीक है, पहला रीज़न है। दूसरा, यह ऊष्मा का सुचालक होता है। और तीसरा है, यह मजबूत और सस्ती धातु होती है। मजबूत और सस्ती होते हैं, सस्ती धातु है मतलब मजबूत भी है और सस्ता भी है, और ऊष्मा का सुचालक है, आसानी से संचारित नहीं होता है। यही कारण है कि एल्युमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, स्टील का नहीं, ऐसा क्यों? कह रहा है कि गर्म जल का जो वाटर टैंक बनाते हैं उसमें तांबा का यूज होता है, स्टील का क्यों नहीं होता है, क्या रीज़न है? आपको पता होगा कि जो तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा जो है ना जल के साथ किसी भी स्थिति में, चाहे वह भाप की स्थिति में हो चाहे वह ठंडे जल के साथ हो, अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन लोहा जो है ना, स्टील लोहा, ये लोहा जो है लोहे का इसलिए नहीं होता है कि लोहा जो है भाप के साथ अभिक्रिया करता है, और भाप के साथ अभिक्रिया करके वह आयरन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसलिए जो है गर्म जल का टैंक बनाने में स्टील का उपयोग होता है, सॉरी तांबे का उपयोग होता है, लोहे का नहीं। लोहा भाप के साथ अभिक्रिया कर लेगा, लेकिन तांबा जो है किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करेगा, चाहे वह ठंडे जल हो भाप किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यानी 17 क्वेश्चन नंबर है कि तांबे के बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, आखिर क्या कारण है? देखो, तांबे के बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, क्या कारण है? तांबा जो है ना, तांबा पर क्या होता है, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट का एक परत बन जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, उसका रंग मलिन हो जाता है। और जब तांबे के बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, तो नींबू या इमली में जो अम्ल है वह कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर तांबे के बर्तन से अलग कर देता है, जिससे बर्तन साफ होकर के चमकने लगता है, ठीक है। तो यही कारण है कि खट्टे पदार्थ क्षारीय कॉपर कार्बोनेट को हटाने में सक्षम होता है, इसलिए खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में भी प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सोना, चांदी एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सोना, चांदी एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों होता है? कह रहे कि जो प्लेटिनम है, सोना और चांदी है, बहुत अभिक्रियाशील धातु तो नहीं है, मतलब कम अभिक्रियाशील धातु, उतना अभिक्रियाशील नहीं है, मतलब ये सबसे सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे है, बहुत कम अभिक्रियाशील है, और ये आसानी से संक्षारित भी नहीं होता है, इसके ऊपर जंग भी आसानी से नहीं लगता है। इनकी जो चमक है, इनमें काफ़ी मतलब तेज चमक होती है, और यह तन्य और आघातवर्धनी भी होते हैं। यही कारण है कि इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो यही लिखोगे, सोना, चांदी एवं प्लेटिनम कम अभिक्रियाशील धातु है, आसानी से संचारित नहीं होती है, इसमें चमक होते हैं,
और ये आघातवर्धी और तनी होते हैं। यही कारण है कि इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब दीर्घोत्तरी प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, धातु और अधातु के बीच भौतिक गुण धर्म के आधार पर अंतर लिखे। सबसे पहले धातु और अधातु में भौतिक गुण धर्म के आधार पर अंतर लिखना है। तो धातु और अधातु में भौतिक गुण धर्म पर लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे धातुओं में एक विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, और धातु में लिखोगे इसमें कोई विशेष चमक नहीं होते है। अपवाद में दे सकते हो तो दे सकते हो, आयोडीन चमकीले होते हैं। उसके बाद फिर क्या धातु विद्युत धनात्मक होती है, उसमें लिखोगे, और धातु विद्युत ऋणात्मक होती है। धातु जो है ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, और धातु लिखोगे विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अपवाद में लिख देना ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु आघातवर्धनी और तनी होते हैं, धातु में लिखना है, और धातु में लिखना है। और धातु जो है ना भंगुर होते हैं, यानी उसको धातु को एक बार हथौड़े से पीटोगे वह चुरचुर हो जाएगा। धातुओं के घनत्व तो उच्च होते हैं, उसमें लिखोगे इनके घनत्व निम्न होते हैं। धातु जो है साधारण ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन पर मरकरी पारा ही जो ऐसा है जो कि द्रव है। और धातु में लिखोगे यह साधारण ताप पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होते हैं। तो यह धातु और धातु में भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर था। चलिए नेक्स्ट, अब धातु और अधातु में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर आपको लिखना है। धातु और अधातु में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर लिखना है, उत्तर करना है, अंतर बताना है। क्या लिखोगे, धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं। जैसे सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम आयन बनाता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके मैग्नीशियम आयन बनाता है, यानी Mg2+। सोडियम में Na+, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और Al3+ बनाता है। और धातु में लिखोगे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। जैसे क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्लोरीन आयन बनाता है। फिर लिखोगे धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे Na2 या क्षारीय है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, उसमें लिखोगे। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड जो है वह जल में घुल करके क्या देता है, क्षार देता है। और धातु ऑक्साइड जो है जल में घुल करके अम्ल का निर्माण करते हैं। धातु जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, जैसे कि सामान्यतः धातु जो है एक मिनट मिस्टेक हो गया। सॉरी। काफी आगे बढ़ गया है, किधर चला गया। आ गया अब। धातु अवकारक होते हैं और धातु ऑक्सीकारक होते हैं। यह धातु और अधातु में रासायनिक गुणधर्म पर अंतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारा के मुख्य अयस्क का नाम बताइए, उसका सूत्र लिखिए। इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। तो पारा के एक अयस्क का नाम सिनेबार है, इसका सूत्र होगा HgS।
और इसको जो है ना HGS सल्फाइड अयस्क है, आपको पता होगा सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है, जिसको हम लोग भर्जन कहते हैं। तो वही भर्जन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, और फिर जो है उस धातु ऑक्साइड से हीट करके वहाँ से फिर शुद्ध पारा निकाल लिया जाता है। तो पारा के एक अयस्क का नाम सिनेबार है, इसका सूत्र HGS हुआ। इस HGS को भर्जन विधि द्वारा यानी इस सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है, फिर ऑक्साइड अयस्क से पुनः शुद्ध पारा प्राप्त किया जाता है। सोडियम तथा क्लोरीन परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना लिखिए। यह रासायनिक आबंध कैसे बनाते हैं, इस प्रकार बने आबंध के प्रकार का नाम बताएं। देखिए, सोडियम और क्लोरीन के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना लिखना है। तो इसमें डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए तो सबसे पहले क्या लेंगे, हम किसको लेंगे, सोडियम को लेंगे, Na लिखेंगे। देखो, तो यह जो है ना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद जो आबंध बनता है इसको आयनिक आबंध कहते हैं। तो यहाँ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह 281 होता है। तो यह क्या करेगा, सोडियम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और लॉस करके यह सोडियम आयन Na+ बनाएगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 है। इसका आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पुराने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए Cl- बनाएगा। तो फिर से यहाँ से क्या लिखेंगे, Na लिखेंगे। आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बार डॉट देंगे, तो यह क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 डॉट देंगे, और यही डॉट जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा क्लोरीन के ऊपर, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो यह बनाएगा Na+Cl-, यानी यही हो गया आयनिक आबंध। जस्ट लाइक उसी तरह का रहा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर Na2O का, तो Na2O का सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Na+ आयन बनाएगा। ऑक्सीजन का 26 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस 6 को 8 पुराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा ही, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यह O2- बनाएगा। इसके बाद फिर जैसे ही लिखेंगे हम, सोडियम 2 टाइम्स था, 2 बार सोडियम लिखेंगे, ऑक्सीजन 1 टाइम्स है, 1 टाइम ऑक्सीजन लिखेंगे। सोडियम का आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 1 डॉट देंगे, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 डॉट देंगे। उसके बाद फिर एक यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास ट्रांसफ़र होगा या यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। इस तरह से सोडियम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, तो Na2+ हो गया, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो यह O2- हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके क्वेश्चन। अब इनके थर्ड पार्ट्स को अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग मुस्कुराते रहिए। ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।